गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेज 200। हमने क्या पढ़ा था कि रिकॉम्बिनेंट्स कैसे बनाते हैं, फॉरेन जीन्स को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। उसके बाद जिन प्लाज्मिड्स में वेक्टर्स में फॉरेन जीन्स इंट्रोड्यूस हो गई उनको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स या रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जिसमें फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस हो गई है किसी वेक्टर की वजह से। ठीक है, ऐसे रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट करने के मैंने दो तरीके बताए थे। एक तो होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स के द्वारा कि वो जीन्स ऑफ हो जाती है और फिर रेप्लिका प्लेटिंग के थ्रू उनको सेलेक्ट किया जा सकता है। दूसरा मेथड था बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन वाला, जिसमें वो जीन जब डिसरप्ट हो जाती है तो ट्रांसपेरेंट कॉलोनीज बनती है यानी कलरलेस कॉलोनीज, और जब वो जीन डिसरप्ट नहीं होती तो ब्लू कलर की कॉलोनीज बनती है। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर इन्होंने हमें बताया दो वेक्टर्स के बारे में। एक तो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस और दूसरा है रेट्रोवायरस। ये वाला जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जैसे कि प्लांट सेल्स के अंदर जीन्स को ट्रांसफर करने का काम करता है। ये ट्यूमर इंड्यूसिंग है। इस बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड पाया जाता है जिसे कहते हैं टीआई प्लाज्मिड। इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर ऐसी जीन्स होती हैं जो कि ट्यूमर को इंड्यूस करती हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो ये प्लांट्स को अफेक्ट करता है। तो हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस प्लाज्मिड के डिजीज कॉजिंग जो जीन्स थे यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स थे या फिर विरुलेंस वाले जीन्स थे, उनको कर दिया रिमूव, और उनकी जगह हम अपने काम के जीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि ये प्लाज्मिड क्या करे, हमारे काम के जो जीन्स हैं उनको कहाँ ट्रांसफर करे, प्लांट्स के अंदर ट्रांसफर करे। इसको हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। इसी हिसाब से रेट्रोवायरस जो होते हैं ये कैंसर कॉजिंग होते हैं यानी कि ट्यूमर इंड्यूस करते हैं एनिमल सेल्स के अंदर। ट्यूमर इंड्यूसिंग इन एनिमल सेल्स। तो इन रेट्रोवायरसेस को भी हम क्या कर सकते हैं, डिसआर्म कर सकते हैं, यानी कि इनके विरुलेंस वाले जीन हटा सकते हैं, डिजीज कॉजिंग जीन्स हटा सकते हैं। तो उनकी जगह कौन से जीन्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो जीन्स जिनको भी हम ट्रांसफर करना चाहते हैं यानी कि इंट्रोड्यूस करा के वहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना चाहते हैं। तो ये दो एग्जांपल हैं हमारे पास जिससे कि हम यूकैरियोटिक सेल्स जैसे कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में भी डीएनए को ट्रांसफर करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद आगे आता है कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सपोज करो कि ये एक प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड में हमने फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसको हमें इस एक सेल के अंदर लेके जाना है। ठीक है, तो ये डीएनए इस सेल के अंदर चला जाएगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसका जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन को परमिएबल होना चाहिए, तभी तो ये इसको अलाउ करेगा। डीएनए पर होता है कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स में एक मॉइटी होती है फॉस्फेट PO4 नेगेटिव। ठीक है, PO4 2 नेगेटिव। तो उस पर जो ये नेगेटिव चार्ज होता है उसी की वजह से डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए की इसी नेचर की वजह से वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में उसे समस्याएं आती हैं, क्योंकि डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, उसमें पोलैरिटी है। और जबकि इसके अंदर की तरफ अगर देखें ये जो मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, इसमें अंदर की तरफ फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। उसका जो लिपिड वाला पोर्शन होता है वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, तो ये तो फिलिक वाला मॉलिक्यूल है डीएनए, क्योंकि इसका जो फॉस्फेट है डीएनए का वो वाटर के साथ क्या हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, यानी कि वो क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक। तो ये फिलिक वाला इन फोबिक वालों को क्रॉस करके अंदर कैसे आएगा, इसके लिए इस सेल को क्या होना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, यानी ऐसा होना पड़ेगा कि ये उस डीएनए को अपने अंदर ले ले, एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो उसके कॉम्पिटेंट बनाने के तरीके कौन कौन से हैं।
सबसे पहला है डाइवेलेंट आयंस को यूज करना है, यानी कि कैल्शियम आयंस को। कैल्शियम आयंस क्या करते हैं, इस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे कि डीएनए आराम से इसके अक्रॉस चला जाता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो पहला मेथड तो ये है। इसके बाद आता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन एक नीडल के थ्रू होता है, जिसमें कि एक नीडल क्या करती है, डीएनए को डायरेक्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करती है। एक मेथड ये है। और तीसरा मेथड वो होता है जिसमें कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे कि गोल्ड का सिंबल AU, या फिर टंगस्टन है ना, शायद W उसका सिंबल है। तो इन पार्टिकल्स को कोट कर दिया जाता है डीएनए से, और इन पार्टिकल्स को हाई स्पीड पे बम्बार्ड कराया जाता है किसके ऊपर, प्लांट सेल्स के ऊपर। तो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, तेजी से आते हैं और सेल के अंदर घुस जाते हैं। इन पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराने के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है, जिसे पार्टिकल गन कहते हैं। पार्टिकल गन गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल्स को डीएनए से कोट करके उनको कहाँ कराया जाता है, सेल्स की तरफ बम्बार्ड कराया जाता है। और कौन से डीएनए से कोट करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से, जिसको हम सेल के अंदर पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ देखो इन्होंने उसी के बारे में दिया है। इस तरह की पार्टिकल गन को हम जीन गन भी कहते हैं। तो यहाँ कौन कौन से एग्जाम्पल दे दिए इन्होंने, एक तो दे दिया कैल्शियम आयंस का, एक दे दिया माइक्रो इंजेक्शन का, एक दे दिया जीन गन का। एक एग्जाम्पल और है, एक मेथड और है, और वो है हीट शॉक का। हीट शॉक मेथड में हम क्या करते हैं कि जिस सेल के मेम्ब्रेन को हमें परमिएबल बनाना है, यानी कि कॉम्पिटेंट बनाना है, हम पहले देते हैं इसको आइस ट्रीटमेंट, इसके बाद देते हैं इसको 42 डिग्री सेल्सियस की ट्रीटमेंट, इसके बाद इसको फिर से आइस की ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन बार बार होता है, इस वजह से इसका मेम्ब्रेन हो जाता है ज्यादा परमिएबल। ठीक है, तो ये हो गया हीट शॉक। हीट शॉक मेथड को थॉइंग भी कहते हैं, THAWING, थॉइंग। एक मेथड और है, और वो होता है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन के केस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज किया जाता है, जिसकी स्ट्रेंथ वेरी करती रहती है विद टाइम, और ये टाइम के साथ उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरी करने के कारण मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। तो आज हमने 4 मेथड पढ़े मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ाने के, कैल्शियम आयंस, और इसके अलावा माइक्रो इंजेक्शन जिसमें नीडल यूज करते हैं, पार्टिकल गन यानी जिसे जीन गन भी कहते हैं, और हीट शॉक मेथड और इलेक्ट्रोपोरेशन। ये 5 मेथड हैं जिनसे हम डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। Processes of recombinant DNA technology। प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें क्या क्या प्रोसेस होंगे देखो। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सबसे पहले तो डीएनए को ही आइसोलेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी करनी पड़ेगी फ्रेगमेंटेशन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। इसके बाद जब हमने उसके फ्रेगमेंट्स बना लिए तो उसमें वो वाला फ्रेगमेंट पता लगाओ जिसमें कि डिजायर्ड डीएनए है। इसके बाद इस डीएनए को लाइगेट करो किसी वेक्टर के साथ। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करो, और उसके बाद होस्ट सेल को किसी सूटेबल मीडियम में लार्ज स्केल पर मल्टीप्लाई करो, जिससे कि हमारे काम का प्रोडक्ट उसमें बन जाए। तो ये सारी चीजें किस में होती हैं, ये रिएक्टर्स, बायोरिएक्टर्स में या फर्मेंटर्स में होती है। तो ये उस तक जाने के चरण है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या था, डीएनए को आइसोलेट किया, उसके फ्रेगमेंट्स बनाए,
उन फ्रेगमेंट्स में उस फ्रेगमेंट को सेलेक्ट किया जिस फ्रेगमेंट में हमारे काम का डीएनए है। इसके बाद उसको लाइगेट करवाया एक सुटेबल वेक्टर के साथ। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप होता है कि उस वेक्टर से क्या करना, डीएनए के उस वेक्टर को किसी सुटेबल होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कराना और उन सेल्स को फिर मल्टीप्लाई कराना किसमें, एक बायोरिएक्टर में यानी कि एक फर्मेंटर में। ये सारे स्टेप्स प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आते हैं। इसके बाद अगला जो स्टेप है, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप, वो होता है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए का आइसोलेशन। किसी सेल में से डीएनए को आइसोलेट कैसे करेंगे, इसके लिए सूटेबल सेल को लेना पड़ेगा पहले, ऐसे सेल को जिसमें डीएनए पाया जाएगा, क्योंकि हर सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। दो सेल ऐसे जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, वो है सीव ट्यूब सेल्स और आरबीसी। अगर हमें कोई किसी पर्सन का सैंपल लेना है जिससे कि हमें डीएनए आइसोलेट करना है, तो ऐसे सेल्स लेने पड़ेंगे जो न्यूक्लिएटेड होंगे। जैसे अगर ब्लड सैंपल लेते हैं तो उसमें डब्ल्यूबीसी लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, स्टेप्स इंपॉर्टेंट ये है कि हम कौन सा वाला सेल लें। अगर हम एनिमल सेल लेते हैं तो उस केस में सेल वॉल तो नहीं होती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करने के लिए हम यूज करते हैं एक एंजाइम जिसका नाम है लाइसोजाइम। ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है। अब उसके अंदर जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल के, उनको ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रीफ्यूगेशन हम सेपरेट कर सकते हैं। तो जो सबसे हैवी वाला उसका जो ऑर्गेनली होता है उसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर से हम किसको आइसोलेट कर सकते हैं, डीएनए को और आरएनए को। आरएनए को एंजाइम की मदद से डाइजेस्ट कर दिया, प्रोटीन को आरएनए की एंजाइम की मदद से डाइजेस्ट कर दिया, तो बची कौन सी चीज, डीएनए। इस तरह से हम डीएनए को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगर प्लांट सेल यूज करते हैं तो प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है सेल वॉल, जो सेलुलोज की बनी होती है। उसको ब्रेक करने के लिए एंजाइम यूज करेंगे सेलुलेज। ठीक है, इसके बाद अगर फंगल सेल है, फंगल सेल के सेल वॉल की चीज की बनी होती है काइटिन, तो यहां डाइजेस्ट करने के लिए यूज करेंगे काइटिनेज। बैक्टीरियल सेल के केस में भी लाइसोजाइम यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो आइसोलेशन के लिए क्या क्या लिखा है। Recall that nucleic acid is genetic material of all organisms without exception. In majority of organisms, this is deoxyribonucleic acid or DNA. In order to cut the DNA with restriction enzyme, it needs to be in pure form, free from other macromolecules. Since DNA is enclosed within the membranes, we have to break the cell open to release DNA. तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, दूसरे जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको काट के अलग कर देंगे या उनको डाइजेस्ट कर देंगे। जैसे कि लाइसोजाइम बैक्टीरिया की वॉल को ब्रेक करेगा, सेलुलेज प्लांट की सेल वॉल को ब्रेक करेगा, काइटिनेज फंगस की वॉल को ब्रेक करेगा। इसके बाद यू नोट दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इंटरबाइंड विद प्रोटीन्स एंड हिस्टोन्स। तो आरएनए को कैसे रिमूव करेंगे, राइबोन्यूक्लियस यानी आरएनएज की मदद से, प्रोटीन को प्रोटीएज के ट्रीटमेंट से, दूसरे मॉलिक्यूल्स को एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट या और उसके बाद क्या होगा, डीएनए को प्योरीफाई कर सकते हैं इथेनॉल को ऐड करके। अब ये देखो फिगर 11.5 में दिखाया है कि डीएनए को किस तरह से वो सेपरेट कर रहे हैं इथेनॉल ऐड करने के कारण। ठीक है, तो फाइनली इस तरह से हम डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो बात आती है वो ये है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। इसके लिए किसको यूज करेंगे, इसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करेंगे। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशंस पे कैसे कट किया जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है
restriction enzyme digestions are performed by incubating purified DNA with restriction enzyme. जिस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास DNA था, उस DNA में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को पुट किया। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, पर्टिकुलर साइट्स पे कट लगाएंगे एट द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम। तो यहाँ पर कंडीशंस हम ऑप्टिमल कैसी देंगे, टेम्परेचर की और pH की, जिससे कि ये वाला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो यहाँ पर प्रॉपर्ली कट कर पाए। एगेरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। यहाँ पर फ्रेगमेंट्स प्रॉपर बने हैं नहीं, वो हम कैसे देख सकते हैं, इन फ्रेगमेंट्स का इलेक्ट्रोफोरेसिस करके DNA इज अ नेगेटिवली चार्ज, हेंस इट मूव्स टुवर्ड्स अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये तो मैं पहले बता ही चुका हूँ इलेक्ट्रोफोरेसिस के समय। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर DNA आल्सो। द जॉइनिंग ऑफ DNA इन्वॉल्व्स सेवरल प्रोसेस। आफ्टर हैविंग कट द सोर्स DNA एज वेल एज वेक्टर DNA विद अ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, the cutout gene of interest from the source DNA and cut vector from the space are mixed and ligase is added, results in preparation of recombinant DNA। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये एक प्लाज्मिड है और इसमें यहाँ पर कट लगने के बाद, सपोज करो कट लगने के बाद हमारा उद्देश्य क्या है कि ये देखना कि इसके फ्रेगमेंट्स किस तरह से बने। ये हमारा सोर्स DNA, इसमें कट इस तरह से लगा कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से अलग हो गया। फिर इसके बाद इनको एक ही टेस्ट ट्यूब में रख के वहाँ क्या करेंगे, DNA लाइगेज, ताकि ये इसके साथ ज्वाइन हो जाए इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, और उससे क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट DNA। फिर रिकॉम्बिनेंट वाले DNA है उसका पता हम कैसे लगाएंगे, उसकी लेंथ के हिसाब से, है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करके उसकी लेंथ हमें पता लग जाएगी, वो सबसे अधिक होगी। और उसके बाद उससे क्या करेंगे, किसी सेल को ट्रांसफॉर्म करेंगे। जिस सेल के अंदर उसकी नई फीचर्स आएंगी तो उसे पता लग जाएगा कि उसके अंदर क्या आ गया, अब एक नया DNA आ गया। या फिर कोई जीन अगर डिसरप्ट हो गई है ना, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स के केस में देखा था, तो उससे भी हमें पता लग जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। तो इस तरह से हम ये प्रोसेसेस करते हैं। कल हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन्स ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग PCR। कल हम PCR मेथड पढ़ेंगे, ठीक है।